नमस्कार दोस्तों। यदि आप एएन की तैयारी कर रहे हैं, जो कि अभी नज़दीक में 70% और 30% के एग्जाम्स होने वाले हैं, क्या आप सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या नहीं? अगर आप सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग जनरल पोर्शंस के सवालों को डिटेल समझाने के लिए। तो शुरुआत करते हैं हम ग्रुप बी में एएन 30% 2022 में पूछे गए सवालों को। तो हमारा पहला सवाल है, the reduced bearing at a place is measured as not 25 degree 47 minute west, the whole circle bearing will be। अर्थात कि अगर किसी जगह पर रिड्यूस बियरिंग इन 25 डिग्री 47 वेस्ट मिनट वेस्ट लिखा हुआ है, दिया हुआ है, तो होल सर्किल बियरिंग क्या होगा? तो हम शुरुआत में ही आपको बता दें कि इसका जो जवाब आएगा वो निकल करके आएगा 334 डिग्री 13 मिनट्स। पर यह जवाब कैसे आया है ये समझना जरूरी है। तो आइए इसे एक्सप्लेन करते हैं कि यह 334 डिग्री 13 मिनट निकल करके कैसे आए। उसके पहले आपको यह समझना जरूरी है कि रिड्यूस बियरिंग और होल सर्किल बियरिंग क्या होता है। रिड्यूस बियरिंग की जहां तक बात करें, जिसे शॉर्ट में हम आरबी लिखते हैं, इट इज द हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन द रेफरेंस मीडियन नॉर्थ और साउथ। रिड्यूस बियरिंग में जो रेफरेंस मेरिडियन होता है उसे हम नॉर्थ और साउथ को लेते हैं, मेजर टुवर्ड ईस्ट और वेस्ट। और जो हॉरिजेंटल एंगल मेजर किया जाता है वो नॉर्थ से ईस्ट की ओर, या नॉर्थ से वेस्ट की ओर, या साउथ से ईस्ट की ओर, या साउथ से वेस्ट की ओर। कहने का अर्थ है कि जो भी एंगल होगा उसका डेविएशन क्या होगा। सो इस प्रकार जो रिड्यूस वेयरिंग की जो वैल्यू आती है वो हमेशा ही, क्योंकि वो अलग अलग क्वाड्रेंट में मेजर होती है, इसलिए प्रत्येक स्थिति में इसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ इसे उसके क्वाड्रेंट के साथ में एकम्पनी किया जाएगा। जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में अगर वो हॉरिजॉन्टल एंगल हमने मेजर किया है तो उसमें नॉर्थ और ईस्ट लिखा हुआ रहेगा। नॉर्थ और वेस्ट का होगा तो NW लिखा जाएगा, और ये साउथ और ईस्ट का होगा तो साउथ और ईस्ट उसमें एक कंपोनेंट होगा, और साउथ वेस्ट होगा तो साउथ और वेस्ट एक कंपोनेंट होगा। इसे जब हम होल सर्किल बियरिंग के तौर पर लिखते हैं, जिसे कि शॉर्ट में हम WCB कहते हैं, तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है वह सिर्फ, इसमें रेफरेंस मीडियन जो लेते हैं वह लेते हैं सिर्फ नॉर्थ को। इसलिए जो भी हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर किया जाएगा वो सभी के सभी, जिस लाइन का हम हॉरिजॉन्टल मेजर करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल एंगल, वो सभी के सभी नॉर्थ डायरेक्शन के रेफरेंस में मेजर किए जाएंगे। तो यहाँ पर क्वाड्रेंट स्पेसिफाई ही करने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ इसे डिग्री में मेजर किया जाता है। और इसकी वैल्यू 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में आपको देखने को मिलेगी। इसका कन्वर्जन रूल क्या है कि अगर आपको सवाल में रिड्यूस बेयरिंग दिया हुआ है तो आप होल सर्किल बियरिंग कैसे निकालेंगे, और यदि होल सर्किल बियरिंग दिया हुआ है तो रिड्यूस बियरिंग आप कैसे निकालेंगे। राइट साइड में आप एक क्वाड्रेंट देख रहे होंगे। इस क्वाड्रेंट में जैसे कि अगर मान लिया जाए कि हमारा जो लाइन दिया हुआ है वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आपको दिखाई दे रहा हो, तो यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन से, यानी रेफरेंस पॉइंट नॉर्थ से इस लाइन की एंगुलर डिस्टेंस क्या है। सपोज अगर मैं मान लेता हूँ कि इसकी एंगुलर डिस्टेंस 40 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसका रिड्यूस बियरिंग जो है वो लिखा जाएगा इन 40 डिग्री ईस्ट। जब इसे हम होल सर्किल बियरिंग में कन्वर्ट करेंगे तो जैसा कि आप नीचे में लेफ्ट में देख रहे होंगे कि अगर वह लाइन क्वाड्रेंट 1 में है, यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में अगर आपको है, तो जो भी रिड्यूस बियरिंग रहेगा उतना ही होल सर्किल बियरिंग लिखा जाएगा। लेकिन उसमें क्वाड्रेंट स्पेसिफिकेशन हटा दिया जाए। जैसे कि इसमें नॉर्थ 40 डिग्री अगर ईस्ट होता तो सिंपली इसका होल सर्किल बियरिंग निकल करके आता 40 डिग्री। सिमिलरली अगर यही लाइन आपको साउथ और ईस्ट के बीच में रहता है, यानी कि अगर हमें साउथ ईस्ट में हो सकता है, इसका अर्थ हो गया ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर यह सेकंड क्वाड्रेंट में अगर दिया हुआ है तो यहाँ पर होल सर्किल बियरिंग निकालने के लिए उसमें क्वाड्रेंट स्पेसिफिकेशन को आप हटा देंगे, और 180 डिग्री में से घटा करके जो वैल्यू आएगी वह होल सर्किल बियरिंग है। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर यह थर्ड क्वाड्रेंट में साउथ और वेस्ट में आता है तो यहाँ पर इसे होल सर्किल बियरिंग निकालने के लिए जो भी रिड्यूस्ड बियरिंग में जो लाइन की एंगल दिया हुआ रहेगा
उसे 180 डिग्री में ऐड कर देंगे तो होल सर्किल बियरिंग निकलेगा। एंड सिमिलरली अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर है तो उस कंडीशन में जो भी रिड्यूस बेयरिंग दिया हुआ है उसे 360 डिग्री में से सब्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। और इस प्रकार आप दिए गए सवाल में से रिड्यूस बियरिंग अगर दिया हुआ है तो होल सर्किल बियरिंग निकाल सकते हैं, और यदि होल सर्किल बियरिंग दिया हुआ है तो रिड्यूस बियरिंग निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो। आइए हम उस सवाल को सॉल्व करते हैं जो अभी हमने देखा था। जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, रिड्यूस्ड बियरिंग दिया गया है नॉर्थ 25 डिग्री 47 मिनट्स वेस्ट। तो आपको देखने से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह बियरिंग नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया था। तो क्वाड्रेंट फोर्थ में पता करने के लिए जो नियम बताया गया था कि जब होल सर्किल बियरिंग में हमें कन्वर्ट करना है तो हमें उसे 360 डिग्री में से रिड्यूस बियरिंग को घटाना होगा। अर्थात यहाँ WCB जो निकल करके आएगा वो आएगा 360 डिग्री में से 25 डिग्री 47 मिनट को सब्सट्रैक्ट करके। अब हम सब्सट्रैक्ट कैसे करें, क्योंकि 360 डिग्री यहाँ पर सिर्फ अकेला है और इस साइड में दो प्रकार के टर्म दिए हुए हैं, 25 डिग्री और 47 मिनट। तो सबसे पहले हम 360 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं। एक डिग्री में 60 मिनट होता है, तो हम 360 डिग्री में से एक डिग्री को निकाल करके उसे मिनट में लिख देंगे। तो 360 डिग्री को हम लिख सकते हैं 359 डिग्री 60 मिनट। और अब इसे आसानी से आप सब्सट्रैक्ट कर पाएंगे। 359 डिग्री 60 मिनट में से 25 डिग्री 47 मिनट को घटाएंगे तो 60 डिग्री में से जब आपने घटाया तो बचा 13 मिनट। और 359 डिग्री में से 25 डिग्री को घटाया तो निकला आपका 334 डिग्री। तो दोनों को कंबाइन करके अगर हम लिखें तो हमारा होल सर्किल बियरिंग निकल कर गया 334 डिग्री 13 मिनट। और यही मैंने पूर्व में आपको इसका जवाब बताया। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल और इससे मिलते जुलते सवाल जब भी आपसे पूछे जाएंगे तो आप इसे आसानी से बना पाए। अब हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। ये सवाल जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ एक बीम शो की गई है, जो बीम आपको बताई गई है। इसमें आपको सपोर्ट रिएक्शन ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद इसका सपोर्ट रिएक्शन का उत्तर जो निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा कि ए पर सपोर्ट रिएक्शन 9.25 किलो न्यूटन का होगा और बी पर सपोर्ट रिएक्शन 6.75 किलो न्यूटन का होगा। अब इसे कहने से तो आपको बात समझ में आएगी नहीं, तो आइए हम इसे डिटेल्ड में समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इसका आंसर 9.25 किलो न्यूटन और 6.75 किलो न्यूटन कैसे आए। इसमें सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो डी और ए के बीच में जो लोड है उसका डिजाइन आपको थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है 2 किलो न्यूटन प्रति मीटर का 2 मीटर के रेंज में। इसके अलावा दिया हुआ है पॉइंट लोड दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन का सी पॉइंट पर, जिसकी दूरी ए पॉइंट से 4 मीटर है। और ई पॉइंट पर 2 किलो न्यूटन का लोड है, पॉइंट लोड है, जिसकी दूरी बी पॉइंट से 1 मीटर पर है। यहाँ पर स्पान लेंथ अगर देखें तो डी ए 2 मीटर, ए सी 4 मीटर, सी बी 4 मीटर और बीई 1 मीटर है। सबसे पहले हमें जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है उसका यूडीएल में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी इक्विवेलेंट लोड में उसे कन्वर्ट करना। बड़ा सिंपल तरीका है कि जो भी आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिया हुआ है उसको जितनी दूरी में वो लोड लगा हुआ है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल लोड निकल कर आएगा 2 × 2 यानी कि 4 किलो न्यूटन। अब यह इक्विवेलेंट होगा किस पॉइंट लोड के, तो यह जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है यह है इन जो डिस्टेंस दिया हुआ है 2 मीटर उसके हाफ यानी कि सेंटर पे, डीए के सेंटर पे, जहां पर डीए का सेंटर आ रहा होगा वहां पर, यानी कि 1 मीटर फ्रॉम डी, 1 मीटर फ्रॉम ए। तो यहां पर यह 4 किलो न्यूटन का जो पॉइंट लोड है वही इसके यूडीएल के 2 किलो न्यूटन के ओवर द 2 मीटर लोड के बराबर होगा। सेकेंड हमारा स्टेप है फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से इस सवाल को तैयार करें। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो रिएक्शन एट सपोर्ट ए है, जो वर्टिकल सपोर्ट लग रहा है, उसे हम आर ए के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और रिएक्शन एट सपोर्ट बी है जो वर्टिकल है उसे आर बी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो सपोर्ट जो वर्टिकल जो सम होगा, फोर्सेज का सम होगा, यानी कि आर ए प्लस आर बी, इसमें पूरे में जो लोड लग रहा है उसके सम के बराबर में। जैसे डी और ए के बीच में जिसे हमने इक्विवेलेंट लोड में कन्वर्ट किया
4 किलो न्यूटन होगा। उसके बाद सी पर 10 किलो न्यूटन का और ई पर 2 किलो न्यूटन का। तो इस प्रकार सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेज है वह 16 किलो न्यूटन का लगेगा। इसके बाद हमें मोमेंट हमें पता करना है पॉइंट ए पर, और इसे क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर नेगेटिव होता है। तो मोमेंट ड्यू टू 4 किलो न्यूटन जो यूडीएल का है उसका निकल कर आएगा 4 × -1 -4 किलो न्यूटन मीटर। उसी प्रकार 10 किलो न्यूटन पर जहां पर मोमेंट आपको 10 किलो न्यूटन के कारण जो मोमेंट आपको निकल करके आएगा जो 4 मीटर डिस्टेंस है ए से, उसका होगा 10 × 4 यानी 40 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली मोमेंट ड्यू टू 2 किलो न्यूटन एट 9 मीटर फ्रॉम ए, तो यहाँ पर होगा 2 × 9 यानी कि 18 किलो न्यूटन। और अगर हम मोमेंट ड्यू टू आरबी, रिएक्शन एट सपोर्ट बी, वहां पर निकालेंगे तो वो निकल करके आएगा आरबी इंटू 8। अब इसी को हम अगर एक इक्वेशन में सिंप्लीफाई करें तो हम ऐसा लिख पाएंगे कि -RB × 8 प्लस 10 × 4 × 2 × 9 इंटू -4 × 1 = 0। इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमें निकल करके यहाँ पर जो वैल्यू निकल करके हमारे पास आएगी वह निकल करके आती है RB = 54/8 एंड दैट इज 6.5 किलो न्यूटन। तो यहाँ आरबी निकल के आया 54/8 दैट इज 6.75 किलो। अब इसी को अगर हम इक्वेशन 1 में से पुट कर दें जो कि ऊपर में दिया हुआ है आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 16 किलो न्यूटन, तो यहाँ आर ए का वैल्यू निकल करके आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद 9.25 किलो। तो इस प्रकार आर ए पर जो सपोर्ट रिएक्शन निकल के आया वो 9.25 किलो न्यूटन, और बी पॉइंट पर जो निकल करके आया वो 6.75 किलोमीटर, जिसकी चर्चा हमने पहले की थी कि इसका आंसर ए पॉइंट पर 9.25 किलोमीटर होगा और बी पॉइंट पर 6.75 किलोमीटर। उम्मीद करता हूं कि आपको यह सवाल आसानी से समझ में आ गया होगा और इससे मिलते जुलते सवालों को आप पुनः जब भी आएगा तो आप इसे बना पाए। प्रश्न संख्या 3 में देखें, आपको डायग्राम बिल्कुल सेम दिया हुआ है, लेकिन यहां पर आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर फोर्सेज कितना होगा और वह कहां पर होगा। तो मैक्सिमम जो वैल्यू ऑफ शियर फोर्सेज होगा, इस प्रश्न का जवाब आपको जो मिलेगा वो निकलेगा 5.25 किलो न्यूटन, और जो ए से सी की ओर हो, फ्रॉम पॉइंट ए से लेकर के सी की ओर। आखिरकार कैसे आया, आइए हम चले। यहाँ पर आपको दिया हुआ है गिवन रिएक्शन में, जैसे कि पहले जो इसके पिछले सवाल हमने निकाला था कि रिएक्शन एट ए 9.25 निकला था और रिएक्शन एट बी 6.75 निकला था। क्योंकि इसी प्रश्न पत्र का है इसलिए हम इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें शियर फोर्स निकालने के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले एट पॉइंट डी पर करते हैं स्टार्ट ऑफ द बीम। यहाँ पर नो लोड है, इसलिए एस एफ जो होगा यहाँ पर 0 होगा, जस्ट लेफ्ट टू द ए। बिटवीन डी एंड ए यूडीएल यहाँ 2 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर 2 मीटर है, तो यहाँ यूडीएल जो करेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए लोड यहाँ निकल के आएगा 2 × 2 4 किलो न्यूटन का। यहाँ सीयर जस्ट राइट ऑफ डी है तो यहाँ इसकी वैल्यू 0 आएगी, और सीयर जस्ट लेफ्ट ऑफ द ए होगा वो होगा -4 किलो न्यूटन। अब जस्ट राइट ऑफ ए की ओर चलते हैं तो रिएक्शन एट ए इक्वल्स टू 9.25 किलो न्यूटन होगा, और सीयर होगा -4 + 9.25 किलो न्यूटन। रिजल्ट निकल के आएगा +5.25 किलो न्यूटन। थोड़ा आगे चलें तो अब फ्रॉम ए से लेकर के सी की ओर चलते हैं, तो यहाँ पर कोई लोड नहीं है इसलिए सीयर रिमेंस कांस्टेंट होगा। तो सीयर एट सी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 5.25 किलो न्यूटन की होगी। इसी प्रकार फिर हम अगर सी पॉइंट पर चलें, अगर आपको ये सवाल क्लेरिफाई नहीं हो रहा तो इस प्रश्न पत्र को सामने रख लें एक साथ में। तो सीयर जस्ट राइट ऑफ सी जो होगा वो होगा 5.25 -10 और निकल करके आएगा -4.75 किलोमीटर। सिमिलरली अगर जब हम सी से बी की ओर चलेंगे तो फिर यहाँ पर नो लोड है, तो सीयर फोर्स यहाँ पर रिमेन्स कांस्टेंट होगा, और सीयर जस्ट लेफ्ट ऑफ बी होगा -4.75। अब बी पर हमारा रिएक्शन हमको पहले से पता है कि वहां पर 6.75 किलो न्यूटन होगा, तो यहाँ सीयर जो फोर्स होगा जस्ट राइट ऑफ बी होगा, ये -4.75 + 6.75 डेट इज +2.0 किलो न्यूटन। वहीं अगर आप आगे बढ़ें बी से ई की ओर बढ़ते हैं तो सीयर रिमेन्स कांस्टेंट रह जाएगा, तो सो सीयर जस्ट लेफ्ट ऑफ द ई होगा वो +2.0 किलो न्यूटन होगा। और अगर ई पर चलें एट ई पॉइंट पर तो 2 किलो न्यूटन डाउन वार्ड यहाँ पर लोड लग रहा है, तो यहाँ पर जो सीयर फोर्सेज होगा
वह शियर फोर्सेज आपको निकल करके आएगा जस्ट राइट ऑफ द ई इन 2 - 2 दैट इज 0 किलो। अगर इनमें कंपेयर करके आप देखेंगे तो आपको मैक्सिमम शियर फोर्सेज जो दिखेगा वह 5.25 किलो न्यूटन का आएगा, जो कि ए से सी की ओर लग रहा है। और इसी की चर्चा हमने इसके आंसर में की थी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, नहीं तो आप इसे लिख करके प्रयास करें। प्रश्न संख्या 4। तस्वीर सेम है, अ, और लेकिन यहाँ पर निकालने के लिए आपको बताया गया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट और इसका लोकेशन क्या होगा। तो बेंडिंग मोमेंट कैसे निकाला जाए, इसका उत्तर आपको आएगा 17 किलो न्यूटन मीटर एट सी। कैसे आया वो आपको डिस्क्राइब करते हैं। जैसा कि पहले वाले सवाल में हमने सॉल्व किया है, तो रिएक्शन एट ए 9.25 किलोमीटर में पहले से पता है, रिएक्शन एट बी 6.75 किलोमीटर पहले से पता है, इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। यूडीएल आपको पता है कि 2 किलो न्यूटन फ्रॉम डी टू ए दिया हुआ है 2 मीटर। जब इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो 4 किलो न्यूटन के बराबर आ जाएगा। पॉइंट लोड 10 किलो न्यूटन सी पर दिया हुआ है और 2 किलो न्यूटन का ए पर दिया हुआ। स्पान आपको पता है कि डी इक्वल्स टू 2 मीटर, ए सी 4 मीटर और सी बी 4 मीटर और बी 1 मीटर है। सबसे पहले हम पॉइंट ए पर हम सपोर्ट या मोमेंट पता करते हैं। तो यहाँ पर लोड नहीं है, तो यहाँ पर इसलिए सपोर्ट और मोमेंट यहाँ पर 0 होगा। और एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पर अगर हम जाकर के देखें, जो कि 4 मीटर फ्रॉम द ए है, यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं मोमेंट फ्रॉम लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो ए से सी की ओर यहाँ पर जो मोमेंट हम निकालेंगे वो 4 मीटर का है, 4 मीटर है। और यूडीएल लेफ्ट ऑफ ए जो कंट्रीब्यूट करता है 4 किलो न्यूटन एट 1 मीटर लेफ्ट ऑफ द ए से 5 मीटर फ्रॉम द सी, क्योंकि उसकी दूरी 5 मीटर फ्रॉम द सी आता है। तो यहाँ पर जो आपको निकल करके आएगा वो निकल के आएगा आर ए इंटू 4 - 4 इंटू 4 + 1 इक्वल्स टू 9.25 इंटू 4 -4 इंटू 5 इक्वल्स टू 37 - 20 एंड आफ्टर कैलकुलेशन इसकी वैल्यू निकल के आएगी 17 किलो न्यूटन मीटर। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल भी आप सॉल्व कर पाएंगे, और इससे मिलते जुलते सवाल जब भी आएंगे तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे।